हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी एनलाइटमेंट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, अभी आपने कुछ समय पहले ही एक मूवी देखी है मोहनजोदड़ो, उसमें भी बताया गया है कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल लॉजिकली तरीके से सेगमेंट वाइज इसको हमने बांटा है और इसमें बताया है कि सैंधव संस्कृति का आखिर में पतन कैसे हुआ है। हमने उसके कारणों को समझाया है। फ्रेंड्स, आप आइए चलिए आज हम कारणों को समझते हैं, कैसे हमारी जो विश्व की लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर डिक्लाइनेशन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ। एक वास्तव में एक सोचने योग्य बात है कि आखिर में इतनी अच्छी संस्कृति, विकसित संस्कृति, ठीक है, डेवलप संस्कृति, जहाँ पर यूरोप में लोग चापर चाबिंग पेबुल चला रहे थे, वह जबकि हमारे भारत के पश्चिमी भाग में स्थित विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, आखिर इसका पतन कैसे हुआ, उस कारणों को जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम उन कारणों को जानें कि आखिर कैसे उसका पतन हुआ है। तो फ्रेंड्स, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता का पतन, इंग्लिश में इसको कहेंगे डिक्लाइनेशन ऑफ इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके पतन के संदर्भ में विद्वानों का मानना है, कई तरीके से मानना है। कुछ विद्वान कहते हैं आकस्मिक पतन का सिद्धांत, उन्होंने इसका नाम दिया है कि आकस्मिक पतन हुआ है इसका, ठीक है। जबकि कुछ वर्ग दूसरे विद्वान हुए, उन्होंने कहा है इसका पतन क्रमिक पतन का सिद्धांत है, यानी मतलब थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन, यानी क्रमिक रूप से इसका ह्रास हुआ है, पतन हुआ है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं आकस्मिक पतन का सिद्धांत। आकस्मिक पतन का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, जिसमें बताया गया है विदेशी आक्रमण आकस्मिक पतन का सिद्धांत है। आकस्मिक पतन के सिद्धांत के संबंध में गार्डन चाइल्ड, व्हीलर हुए हैं, स्टुअर्ट हुए हैं, वो कह रहे हैं कि विदेशी आक्रमण हुए हैं, इस वजह से हमारी जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है इसका पतन हुआ है। विदेशी आक्रमण में उन्होंने कहा है कि आर्यों द्वारा आक्रमण हुआ है इस संस्कृति पर, और उसी वजह से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, ठीक है। इसके पक्ष में तो अब तर्क देते हैं कि इसमें साहित्यिक पक्ष में कौन कौन से तर्क आते हैं कि अचानक से इसका पतन हुआ है। तो साहित्यिक प्रमाण भी कुछ दिए गए हैं विद्वानों द्वारा। साहित्यिक प्रमाण में जैसे ऋग्वेद में जो इंद्र हैं उसको दुर्गों का विनाशक कहा गया है, कि इंद्र हैं वो दुर्गों को नष्ट करने वाले हैं, ठीक है। साथ में बताया गया है कि हरूपिया, ऋग्वेद में एक हरूपिया शब्द उल्लेख है, हरियूपिया, जो कि जिसका संबंध बताया गया है कि वह हड़प्पा से उसकी पहचान की गई है। तो विद्वानों ने माना है कि इंद्र द्वारा इस हड़प्पा का नष्ट किया गया है, जो कि आर्यों से संबंधित थे, ठीक है। तीसरा प्रमाण, जैसे आप जानते हैं नारमनी, ऋग्वेद में एक नारमनी शब्द का भी उल्लेख है। नारमनी मतलब जिसकी पहचान मोहनजोदड़ो से की गई है और जिसको आर्यों द्वारा विनाश किया गया था। तो इस संदर्भ में विद्वान निष्कर्ष लगाते हैं कि ऋग्वेद में कुछ प्रमाण दिखलाते हैं कि देखिए ऋग्वेद में ये कहा गया है कि, तो इस वजह से कह रहे हैं कि विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, ठीक है। अब पुरातात्विक प्रमाण भी कुछ देते हैं विद्वान। पुरातात्विक प्रमाण कैसे, आर्कोलॉजिकल एविडेंस कैसे। आर्कोलॉजिकल एविडेंस की बात की जाए तो जैसे मोहनजोदड़ो से कहते हैं कि 38 कंकाल मिले हैं, जिनके सीने पर यानी जिनके कंकाल में अस्त्र से चोटों के निशान हैं, ठीक है। और भी चीज़ें दिखलाई गई हैं और उन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या 38 प्रकार के कंकाल हैं, ठीक है। तो बताते हैं एविडेंस कि देखिए इन पर कोई आक्रमण हुआ होगा, इस वजह से इनका पतन हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए गए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विपक्ष में तर्क में व्हीलर कहते हैं नहीं भाई नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण द्वारा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया है कि देखिए आप जैसे कह रहे हैं कि मान लीजिए अस्त्र वो 38 कंकाल आपको मिले हैं, जैसे आप इनका पक्ष दे रहे हैं, पक्ष में तर्क में 38 कंकाल, वो 38 कंकाल और जब मोहनजोदड़ो के हैं, ठीक है। और जबकि मोहनजोदड़ो की उस समय की जनसंख्या 41,000 थी, तो भाई 41,000 थी, केवल 38 कंकाल मिले हैं, तो वहाँ की जनसंख्या कहाँ गई। ये व्हीलर महोदय कह रहे हैं कि वहाँ की जनसंख्या कहाँ गई, ठीक है। और भी कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जो वो मिले हैं कंकाल, वो एक समय के नहीं हैं, ठीक है, यानी एक समय के नहीं हैं और उस एक समय के नहीं, कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा है।
तो इससे विद्वान कह रहे हैं कि नहीं भाई, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमण के द्वारा नहीं हुआ है, आर्यों द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि चल बताइए, आप बताइए किनके द्वारा हुआ है। तो फिर अब कुछ विद्वान आए हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, विदेशी आक्रमण द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि प्राकृतिक कारण है इसके पीछे। प्राकृतिक कारण में क्या है? कुछ विद्वान कह रहे हैं बाढ़ से पतन हुआ है, जैसे मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल जैसी नगरों पर बार बार बाढ़ आई है, इसके फलस्वरूप इसका पतन हुआ है। कुछ विद्वानों में कौन कौन से? मार्शल, मैके व एसआर राव साहब हैं, जो बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ है। ठीक है, पर यह पूर्ण रूप से मानना भी सत्य नहीं है। फिर और कुछ विद्वानों ने इस पर उंगली उठाई और उन्होंने कहा कि सर आप बाढ़ से नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नदी मार्ग परिवर्तन से हुआ है। नदी मार्ग परिवर्तन मतलब इस संदर्भ में दो विद्वान हैं, एमएस वत्स एवं डेल्स। एमएस वत्स कह रहे हैं, एमएस वत्स की जो हड़प्पा है और हड़प्पा की जो रावी नदी है, उसकी धारा में अचानक परिवर्तन हुआ। जब धारा में परिवर्तन हुआ तो जो हड़प्पा नगर है वह नष्ट हुआ, क्योंकि नष्ट धारा में परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे नदी सूख गई तो नगर नष्ट हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार डेल्स महोदय आते हैं। डेल्स महोदय कहते हैं जो कालीबंगा है, कालीबंगा की जो घग्गर हाकरा नदी है वो धीरे धीरे सूख गई, इसी वजह से धारा में परिवर्तन हुआ तो सूख गई, इसी वजह से नगरों का विनाश हुआ और सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगी। ठीक है, फिर और कुछ विद्वान आए और विद्वान इस महत्व से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये जल प्लावन व विवर्तन के विक्षोभ के कारण नष्ट हुई है संस्कृति। उन्होंने कहा जल प्लावन से संबंधित एमआर साहनी और लैम्ब्रिक महोदय आए। एमआर साहनी एवं लैम्ब्रिक महोदय, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है राइटर्स के नाम ताकि आप नोट कर लें। एमआर साहनी व लैम्ब्रिक महोदय, उन्होंने कहा भैया जल प्लावन की घटना हुई, इसी वजह से नगर नष्ट हुए हैं। ठीक है, फिर कुछ विद्वान कह रहे हैं नहीं, राइक्स महोदय नहीं कह रहे जल प्लावन से नहीं हुई है, वो कह रहे हैं कोई प्लेट विवर्तन की विक्षोभ हुआ है। मतलब जब भूकंप आया तो भूमि ऊपर उठ गई, तो उसने जो मोहनजोदड़ो का जो बांध था उसको नष्ट कर दिया। तो जो पानी था वो एक जगह कहीं झील में जाने लगा, झील में धीरे धीरे इकट्ठे होने लगा, जब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा फिर अचानक क्या हुआ कि वहां पे इकट्ठा होने लगा तो उस साइड पानी नहीं जाएगा, मोहनजोदड़ो साइड पानी की कमी हो गई, तो वहां पर आर्थिक जो स्ट्रक्चर था वो चौपट हो गया, लोग यहाँ से किसी दूसरी जगह पलायन करने लगे। ठीक है, तो राइक्स महोदय कह रहे नहीं भाई, जल प्लावन से नहीं, प्लेट भूवर्तन की विक्षोभ से हुई है सभ्यता का पतन। ठीक है, फिर और कुछ लोग आए, कुछ लोग कह रहे नहीं, अग्नि प्रकोपों के थ्रू हुई है कि भयंकर भीषण आग लगने से लोग जल गए और नष्ट हो गए, धीरे धीरे सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, कुछ विद्वान कह रहे नहीं भाई, भूमि शुष्कता, इस क्षेत्र में जो फर्टाइल लैंड है भूमि शुष्कता हो गई, यानी मतलब पहले भूमि आर्द्र थी बाद में शुष्क हो गई, तो क्या है जो यहाँ पहले सभ्यता पनप रही थी फिर वो यहाँ से इसका पलायन हो गया, भूमि शुष्कता। ठीक है, फिर व्यापारिक नेटवर्क का पतन, जैसे सीरीन रत्नाकर साहब कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक नेटवर्क था मेसोपोटामिया सभ्यता से, उसका क्या हुआ, पतन हो गया व्यापारिक नेटवर्क का। व्यापारिक नेटवर्क का पतन कैसे हुआ कि जैसे कि जो लूटपाट होती थी, जैसे जो व्यापार करते थे समुद्र के थ्रू लूटमार, और उनका व्यवसाय तो एक तरफ केंद्रित ही था, पश्चिम एशिया साइड सेंट्रलाइज था, तो कह सकते हैं कि व्यापारिक नेटवर्क के द्वारा इसका पतन हुआ होगा। ठीक है, फिर और कुछ विद्वान आते हैं, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि नहीं भाई, क्रमिक पतन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे पतन हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं है कि कोई विदेशियों द्वारा आक्रमण द्वारा इसका पतन हुआ है या प्राकृतिक कोई एनवायरमेंटल रीजन है। ठीक है, वो कह रहे हैं नहीं भाई, पारिस्थितिकी असंतुलन, इसका उदाहरण देते हैं कैसे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। वो बताते हैं कि जो कुछ विद्वान और आते हैं वो बताते हैं कि जैसे आप देखिए कि गुजरात में जो जब जैसे धीरे धीरे जो सभ्यता थी उसकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और अचानक रूप से आप देखते हैं कि गुजरात में जनसंख्या क्या वृद्धि के प्रमाण पाते हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जनसंख्या में अचानक वृद्धि हुई और कह सकते हैं कि जो संसाधन थे उनके पास नहीं थे, तो धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया, स्पष्ट रीजन है। ठीक है, फिर और कुछ विद्वान आते हैं, वो कहते नहीं भाई, जो हड़प्पा वासी थे उनका दृष्टिकोण संकुचित था, समय के साथ साथ संकुचित था। कैसे संकुचित था, जैसे हम सभी जानते हैं जनसंख्या जब बढ़ती है तो हमको प्रोग्रेसिव होना पड़ता है कि इसके लिए उत्पादन
करना पड़ता उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, देखा गया कि जो हड़प्पावासी थे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में कोई भी टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। तो कह सकते हैं इस वजह से उनकी सभ्यता का पतन हुआ है, ठीक है। इन सभी कारणों को जानने के बाद हम एक निष्कर्ष ले सकते हैं, आखिर सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो विद्वान कह रहे हैं, श्री रत्नाकर साहब कह रहे हैं, ठीक है, मार्शल साहब कह रहे हैं, और भी कई विद्वान कह रहे हैं, मैके कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है, व्यापारिक जो ट्रेड था, नेटवर्क था, उसका डिक्लाइन हुआ है, व्यापारिक ट्रेड का डिक्लाइन हुआ है। और जो नदियों द्वारा जो बाढ़ आई है, भूकंप के थ्रू बाढ़, सुनामी, ठीक है, जलप्लावन घटना हुई है, नदियों के मार्ग अपरिवर्तित हुए, इन सब ने उनके जो दिन लाइफ स्टाइल थी उसको नष्ट किया, ठीक है, लाइफ स्टाइल को नष्ट किया। जैसे वो कृषि उत्पादन कर रहे थे, वो सब चौपट हो गया, इस वजह से संस्कृति का पतन हुआ, ठीक है। आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो मूवी में बताया गया है कि जो सिंधु के लोग कैसे वो अपना मोहनजोदड़ो त्याग करना पड़ा था। उन्हें बताया गया है कि सिंधु नदी थी, उफान पर हुई, उसने उसको तोड़ा, पूरे मोहनजोदड़ो को बहा कर ले गई, ठीक है। तो वो राइटर्स ने उसमें कल्पना की है, ठीक है। उसको बताया गया है, केवल एक लॉजिकल रीजन नहीं था कि आप कह सकते हैं कि नहीं भाई बाढ़ से हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे कई लॉजिक रीजन हैं कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, मैंने उसको डिस्कस किया है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।